वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीए सेकेंड ईयर का जो भूगोल का प्रश्न पत्र है, द्वितीय प्रश्न पत्र आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, उसका एक टॉपिक लेंगे, विश्व के कृषि प्रदेश, एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हम देखेंगे कि कृषि प्रदेशों का निर्धारण किस तरह से किया जाता है, किन किन आधारों पर किया गया है और किन किन विद्वानों ने ये वर्गीकरण किया है। इसके पश्चात हम एक प्रसिद्ध वर्गीकरण है विटलसी महोदय का, उसके जो सारे प्रदेश हैं वो देखेंगे और उनमें से दो प्रथम प्रदेशों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हम जानते हैं कि कृषि प्रदेश पृथ्वी तल पर कृषि से संबंधित विशेषताओं का समूह होता है, जिसमें कृषि दशाओं तथा कृषि कार्य पद्धति संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से समरूपता मिलती है, जो इस संदर्भ में अपने निकटवर्ती प्रदेश से भिन्नता रखता है। इसमें क्या बताया गया है कि एक प्रदेश ऐसा होगा, एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें कृषि की दशाएं और कृषि को करने की पद्धति, कृषि कार्य की पद्धति, इनकी दृष्टि से समानता होगी और उसका जो पड़ोसी क्षेत्र है, पड़ोसी प्रदेश है, उससे इसी संदर्भ में, ये कृषि दशा और कृषि कार्य पद्धति इसी के संदर्भ में दूसरे पड़ोसी निकटवर्ती प्रदेश से भिन्नता होगी, उसको हम बोलेंगे कृषि प्रदेश। कृषि प्रदेश में कृषि परिवेश संबंधी समरूपता एवं संबद्धता, फसलों के प्रकार, उत्पादन विधि, कृषि में प्रयुक्त उपकरण एवं प्रविधि तथा कृषकों की जीवन पद्धति एवं स्तर आदि के रूप में मिलती है। जो ये समरूपता और संबद्धता मिलती है कृषि प्रदेश में, वो किन किन के संदर्भ में मिलती है हमने देखा, फसलों का प्रकार, उत्पादन विधि, उपकरण, प्रविधि, किसानों की जीवन पद्धति, इन सब के संदर्भ में समरूपता, एक समानता और एक दूसरे से जुड़ाव मिलता है। दो विभिन्न कृषि प्रदेशों में इनमें भिन्नता मिलेगी, किन किन आधारों पर? भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इन सब कारकों के कारण उनमें भिन्नता मिलती है। अब कृषि प्रदेशों का सीमांकन या निर्धारण है वो किसी एक प्राकृतिक या किसी एक मानवीय मापदंड के आधार पर नहीं होता। समय समय पर पृथ्वी के स्वरूप में जो परिवर्तन आता है, उसकी वजह से कृषि के स्वरूप में भी परिवर्तन आता है। इस परिवर्तन की वजह से कृषि प्रदेश कोई स्थायी नहीं माने जा सकते, परंतु फिर भी जो भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने अपने अनुभवों और अपने ज्ञान के सहारे पूरी पृथ्वी को बहुत सारे कृषि प्रदेशों में बांटा है। कृषि प्रदेशों में बांट तो दिया और उसके लिए अलग अलग आधार भी लिए हैं, लेकिन जो विभाजन किया है उनमें से कोई भी एक सर्वमान्य नहीं है और स्थायी नहीं है। ऐसा होने के बावजूद भी जो विभाजन है उससे बहुत सहायता मिलती है। किस किस के अंतर्गत? कि कृषि के प्रकार और जो उसका स्वरूप है उसको समझने में सहायता मिलती है। अब कृषि प्रदेशों का विभाजन है वो अनेक विद्वानों ने किया है और उसके हर विद्वान ने अपना जो आधार माना है कृषि प्रदेश का वो अलग अलग लिया है। जैसे हम कुछ विद्वान देख सकते हैं, जैसे बेकर महोदय, इन्होंने कृषि प्रदेशों का विभाजन किया तो उसका आधार माना प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक कारक जैसे जलवायु है, वनस्पति, मिट्टी, वो सब। विटलसी, हार्टसॉन और डिकेन महोदय, इन्होंने आर्थिक कारकों को कृषि प्रदेशों के विभाजन का आधार माना है। फिर वेबर महोदय ने सांस्कृतिक कारकों को कृषि प्रदेश विभाजन का आधार माना है। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने जो वर्गीकरण दिए थे, उन वर्गीकरण में से हटिंगटन महोदय के द्वारा दिया गया वर्गीकरण है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और वर्तमान समय में वो अधिक उचित भी माना जाता है। कब दिया था उन्होंने? सन 1926 में भौतिक आधार पर इन्होंने विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित करने का प्रथम प्रयास किया था, जो सफल रहा था। लेकिन फिर 1936 में इन्होंने संशोधित विभाजन प्रस्तुत किया। वो संशोधित जो विभाजन प्रस्तुत किया था उसका आधार उन्होंने माना था कृषि का क्रियाशील रूप, कि कृषि में किस किस तरह से
परिवर्तन होता है। तो क्रियाशील रूप क्या है कृषि को, उसके आधार पर 1936 में व्हिटलसी महोदय ने संशोधित विभाजन प्रस्तुत किया। अब जो संशोधित विभाजन प्रस्तुत किया था, इसके लिए व्हिटलसी महोदय ने 5 आधारभूत तत्व माने थे। उन तत्वों के आधार पर विश्व का कृषि प्रदेशों में वर्गीकरण किया था। तो वो 5 आधारभूत तत्व क्या हैं वो हम देख लेते हैं। पहला, फसलों और पशुओं का संयोजन, कि किसी प्रदेश में फसलों और पशुओं का संयोजन किस प्रकार का है। कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ फसलों का ही उत्पादन किया जा सकता है, या फिर कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनमें सिर्फ पशुओं का ही पालन किया जाता है, या फिर इसके अलावा भी ऐसे प्रदेश होते हैं जिनमें बराबर बराबर मात्रा में फसल और पशु दोनों का उत्पादन होता है, या फिर इनमें से ऐसे हो सकता है कि फसल अधिक है और नाम मात्र के लिए पशुपालन किया जाता हो। तो इस प्रकार फसल और पशु संयोजन के आधार पर कृषि प्रदेश अलग अलग विभाजित किए जा सकते हैं। फिर अगला आधारभूत तत्व इन्होंने लिया था फसलों के उत्पादन तथा पशुपालन की विधियाँ, कि फसलों का विधियों पर इन्होंने मुख्य जोर दिया था। जो पशुपालन और फसलों का उत्पादन किया जा रहा है उसके लिए किस तरह की विधियाँ प्रयुक्त की जा रही हैं। ये विधियाँ अलग अलग हो सकती हैं। कुछ क्षेत्रों में आदिम प्रकार की विधियाँ काम में ली जाती हैं, या फिर कुछ प्रदेश ऐसे हो सकते हैं जो कि जिनमें बहुत उच्च तकनीक, उच्च प्रविधि का प्रयोग किया जाता हो। तो इनके आधार पर भी कृषि प्रदेश अलग अलग बन जाते हैं। फिर अगला है कृषि भूमि में श्रम, पूंजी आदि के विनियोग की मात्रा, कि कृषि में श्रम और पूंजी का वो विनिवेश है वो कितनी मात्रा में किया जा रहा है, इसके आधार पर भी कृषि प्रदेशों को अलग अलग किया जा सकता है। कि कुछ प्रदेश ऐसे होंगे, कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जिनमें मानव श्रम का अधिक उपयोग किया जाएगा, जैसे दक्षिण पूर्वी मानसूनी एशियाई प्रदेश हैं उनमें मानव श्रम का अधिक उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत जो कि अमेरिकी और यूरोपियन जो क्षेत्र हैं उनमें कृषि के लिए मानव श्रम का उपयोग कम किया जाता है, लेकिन जो पूंजी है उसका विनिवेश अधिक किया जाता है। तो इस प्रकार पूंजी और श्रम है उसकी विनिवेश के आधार पर भी कृषि प्रदेश विभाजित किए जा सकते हैं। फिर अगला चौथा है उत्पादित पदार्थों के उपभोग का ढंग, उनके उपयोग का ढंग, कि उनका उपयोग किस तरह से किया जाता है। जैसे फसल पैदा की और उससे जो उत्पादन हुआ उस उत्पादन का किसान क्या करता है, उसका उपयोग किस तरह से करता है। वो अपने खुद के खाने के लिए और अपने उपभोग के लिए उसको उपयोग करता है, या फिर उसका उपयोग बेचने के लिए, क्रय विक्रय या फिर निर्यात के लिए उसका उपयोग करता है। तो उस आधार पर भी कृषि प्रदेश अलग अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आदिम कृषि प्रदेश हैं, आदिम तरह की जहाँ पर कृषि होती है वहाँ के किसान फसलों से जो उत्पादन होता है उसका अधिकतर भाग अपने उपभोग के लिए रखता है और कुछ ही अल्प मात्रा में ही निर्यात के लिए रखता है। जबकि इसके विपरीत जिन देशों में विकसित कृषि की जाती है उन देशों में उत्पाद की अधिकतर मात्रा का निर्यात कर दिया जाता है और कुछ भाग ही अपने स्वयं के उपभोग के लिए रखा जाता है। तो ये जो उत्पादित पदार्थों के उपयोग का ढंग है ये भी कृषि प्रदेशों के विभाजन का एक आधार माना था व्हिटलसी महोदय ने। फिर अगला है कृषि कार्यों के लिए यंत्रों, उपकरणों और आवागमन के साधनों का प्रयोग। ये भी व्हिटलसी महोदय के अनुसार जो कृषि प्रदेश हैं उनके विभाजन का एक आधार माना था उन्होंने। क्यों? क्योंकि अनेक क्षेत्रों में कृषि की क्रिया विधि है और जो उपकरण प्रयुक्त होते हैं उनमें असमानता पाई जाती है। हमने देखा था कि पश्चिमी यूरोपीय देश और जो अमेरिकी देश हैं उनमें कृषि का मशीनीकरण बहुत अधिक हो चुका है और वो तो प्रारंभ से लेकर कृषि का जो प्रथम चरण है वहाँ से लेकर अंतिम चरण तक मशीनों का बड़े पैमाने पर उन्नत मशीनों का प्रयोग करते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ जैसे जलवासी पशुचारण या फिर व्यापारिक पशुपालन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी कृषि अविकसित या विकासशील अवस्था में है, वहाँ पर जो यंत्र, उपकरण, इन सब का उपयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है। तो ये अलग अलग प्रदेश हो गए। इस आधार पर भी आवागमन के साधन है, इनके आधार पर भी कृषि प्रदेशों में विभाजन हो जाता है कि कहीं कहीं तो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायुयान, जलयान, इनका उपयोग कृषि उत्पादों के आवागमन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जबकि जो आदिम तरह की कृषि है उसमें
जो बैलगाड़ी वगैरह हैं इनका उपयोग कृषि उत्पादों को ढोने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से व्हिटलसी महोदय ने कृषि प्रदेशों के निर्धारण के लिए ये 5 आधार तत्व माने थे। इन 5 आधार तत्वों के आधार पर 1936 में जो संशोधित विभाजन प्रस्तुत किया था उसके अनुसार व्हिटलसी महोदय ने संपूर्ण विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। उन 13 के अभी हम नाम देख लेते हैं। चलवासी पशुचारण, पहला है नोमैडिक हर्डिंग प्रदेश, दूसरा व्यापारिक पशुपालन प्रदेश लाइव स्टॉक रेंचिंग, तीसरा स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश शिफ्टिंग कल्टीवेशन, प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश रूडिमेंट्री सेडेंट्री टिलेज, फिर चावल प्रधान, 2 तरह के निर्वहन कृषि प्रदेश हैं, एक तो चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि प्रदेश और एक दूसरा है चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि प्रदेश। फिर अगला है व्यापारिक बागानी कृषि प्रदेश कमर्शियल प्लांटेशन टिलेज रीजन, फिर भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश है, फिर उससे अगला है व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश, फिर व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, अगला व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश और 12वां है विशिष्ट कृषि बागवानी प्रदेश। तो और एक निर्वहन फसल, अगला एक बच गया 13वां, वो निर्वहन फसल एवं पशुपालन कृषि प्रदेश। फसल एवं पशुपालन प्रदेश 2 तरह के हैं, एक तो व्यापारिक और एक निर्वहन। जो ये मैप है इस मैप को पॉज करके आप विश्व के जो कृषि प्रदेश हैं उनको देख भी सकते हैं कि कौन सा कृषि प्रदेश विश्व के किस भाग में स्थित है। तो अब हम जो व्हिटलसी महोदय ने वर्गीकरण किया है इसके प्रथम 2 कृषि प्रदेश चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुपालन, इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब पहला देखते हैं हम चलवासी पशुचारण नोमैडिक हर्डिंग। वैसे इसके नाम से स्पष्ट है कि पशुचारण है और चलवासी है, मतलब कि पशुओं को चरा रहे हैं इस तरह की कृषि में और जो कि एक जगह स्थिर नहीं है, जगह जगह वो घूमते रहते हैं, तो इस तरह का ये चलवासी पशुचारण है। तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं विश्व में जहाँ की वो प्राकृतिक परिस्थितियाँ हैं वो फसल उत्पादन के अनुकूल नहीं होती हैं, तो वहाँ फसल पैदा नहीं की जा सकती, इसलिए फिर उन क्षेत्रों में चलवासी पशुचारण ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन क्षेत्रों में जो पशुओं के लिए सबसे प्रमुख जो आवश्यकता होती है वो घास होती है और वो घास उन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। ऐसे क्षेत्र मध्य एशिया, अरब, ये बहुत सारे क्षेत्र हैं। इन मुख्य रूप से हम देखें तो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखीय सघन वन प्रदेश और उष्ण रेगिस्तानी प्रदेश, इनके मध्य में जो घास युक्त मैदान हैं वो इस तरह की कृषि के लिए जाने जाते हैं, इस तरह के कृषि प्रदेश के अंतर्गत आते हैं चलवासी पशुचारण के अंतर्गत। इन क्षेत्रों में जो किसान हैं वो अपने पालतू जानवरों को घास की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते रहते हैं। तो अफ्रीका में देखते हैं कि भूमध्य रेखीय और जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके मध्य जो सवाना घास पाई जाती है, उस सवाना घास जो चलवासी पशुचारण है इसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। फिर अगला इसका क्षेत्र है पश्चिमी एशिया के मरुस्थलीय शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेश। ये हम आगे एक मैप है, उस मैप में हम ये सब प्रदेश हैं वो देख सकते हैं। नोमैडिक हर्डिंग का ये पश्चिमी एशिया के शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ये वाले प्रदेश हैं, यहाँ पर चलवासी पशुचारण पाया जाता है। फिर है एशिया के मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र, ये एशिया का मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र है, इसमें भी ये चलवासी पशुचारण पाया जाता है। ये जो चलवासी पशुचारण पाया जाता है इसके प्रत्येक क्षेत्र में कुछ विशेषताएं समान होती हैं, जिनमें से सबसे बड़ी है कि ये पशुपालन करते हैं और पशुओं को एक जगह स्थिर न रख के एक जगह से दूसरी जगह घुमाते रहते हैं। लेकिन कुछ कुछ विशेषताएं इनकी वहाँ की जलवायु और वहाँ के भौतिक वातावरण के अनुसार कुछ विशेषताएं एक दूसरे से अलग भी होती हैं। जैसे कि ये जो इस मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र है वहाँ पर
शीत ऋतु पर बर्फ जमने लगती है, ऊपरी भागों में बर्फ जमने लगती है। तो बर्फ जमने लगती है, उस वजह से लोग पशुओं को लेकर नीचे घाटी और मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। फिर ये लोग अपना भोजन है, इन लोगों का भोजन पालतू पशुओं का मांस और दूध है, उनसे ही प्राप्त करते हैं। फिर ये जो मरे हुए पशु होते हैं उनसे जो खाल उतार के अपने तंबू बना लेते हैं और उनमें अस्थायी रूप से निवास करते हैं। इसी तरह जो अरब के बद्दू हैं वो इस तरह के व्यवसाय में संलग्न हैं। फिर इसके अलावा जो पश्चिमी एशिया मरुस्थलीय और शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, उस क्षेत्र के कुर्द, बस्तियारी, लूट, कासमाई, इस तरह की आदिम जाति के लोग हैं, वो भी इसमें संलग्न हैं। और घास की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में जो पशु होते हैं वो पशुओं में भी भिन्नता पाई जाती है। कहीं कहीं बकरियां, भेड़ पाली जाती हैं मुख्य रूप से, कहीं कहीं ऊंट, घोड़े, ये सब पाले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 2-3 क्षेत्र देखे। इससे अगला क्षेत्र है कि यूरेशिया के जो टुंड्रा जलवायु वाले प्रदेश हैं। टुंड्रा जलवायु वाले प्रदेशों में जो जलवायु परिस्थितियाँ होती हैं वो फसलों के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं होती। वहाँ केवल कुछ मात्रा में वनस्पति उगती है। तो उस वनस्पति पर निर्भर रहने वाले जो कुछ पशु हैं उन पशुओं को पाला जाता है। जैसे रेंडियर है, वो रेंडियर यहाँ का मुख्य पशु है। फिर इसके अलावा और यहाँ पर जो जनजातियाँ इस तरह की कृषि करती हैं उन जनजातियों के नाम हम देख सकते हैं। वो हैं लैप्स हैं, सेमोइड्स हैं, तुंगू, चुकची, कोरियाक, ये इस तरह की जनजातियाँ इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। फिर अगला जो क्षेत्र है जो सबसे साउथ में है वो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग। तो इस क्षेत्र में ये आते हैं कीनिया, तंजानिया, युगांडा, इन क्षेत्रों में रहने वाली एक जनजाति है मसाई। तो उस मसाई जनजाति का मुख्य व्यवसाय है वो चलवासी पशुचारण ही है। ये लोग गाय, भेड़, बकरी, गधे ये सब पालते हैं। और फिर एक है पर्वतीय घास स्थल। कहीं के भी संपूर्ण विश्व में पर्वतीय घास स्थल है ना, वो जैसे हिमालय है, आल्प्स, रॉकी, एंडीज, इन पर्वतीय क्षेत्रों के घास वाले स्थान हैं, वो चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र होते हैं जहाँ की मौसमी प्रवास पाया जाता है। तो इस तरह से ये 4-5 क्षेत्र हमने नोमैडिक हर्डिंग के मुख्य क्षेत्र देखे। अब इसकी सामान्य विशेषताएं देख लेते हैं इस तरह की कृषि और इस कृषि प्रदेश की, चलवासी पशुचारण की। तो ये प्रदेश ऐसे होते हैं जिनमें वर्षा बहुत कम होती है, औसतन 25 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। फिर भरण पोषण के लिए वातावरण यहाँ प्रतिकूल होता है, इस वजह से जनसंख्या यहाँ पर विरल पाई जाती है। अगला, अर्थव्यवस्था का आधार पशु हैं और उनके पशु के जो उत्पाद हैं वो उत्पाद ही इन क्षेत्रों की फसलें होती हैं। हरी घास केवल वर्षा के बाद उपलब्ध होती है जो बाद में तेज धूप में सूख जाती है। पशुओं का चुनाव प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करता है। वो हमने देखा था कि जिस तरह का प्राकृतिक क्षेत्र होगा वहाँ पर उसी तरह के, उसी के अनुसार, उसी के अनुकूल पशु पाले जाएंगे। और ये जो ये पशुपालक जनजातियां हैं, चलवासी पशुचारक, ये जनजातियां क्या करती हैं कि इनका भोजन मुख्य रूप से इनके पशुओं से ही प्राप्त होता है। तो यहाँ चूँकि कृषि कार्य तो होता नहीं है, इस वजह से यहाँ की मुख्य कोई कृषि फसल, क्रॉप यहाँ पे नहीं होती, केवल पशु ही पाले जाते हैं। भेड़ है, ऊँट, कुत्ते, बकरी, याक, घोड़े, अन्य जानवर, रेंडियर वगैरह, और जिनसे दूध, ऊन, मांस, चमड़ा, फर, इस तरह के उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। अब ये जो नोमैडिक हर्डिंग प्रदेश हैं, इस क्षेत्रों के भौगोलिक तत्व हम देखें तो क्या है कि इस प्रदेश में जलवायु की दशाएं विषम पाई जाती हैं, हमने देख लिया था। और वर्षा, जलवायु की जो विषम दशाएं हैं उनमें वर्षा की कमी है, या फिर अत्यधिक गर्मी है, अत्यधिक सर्दी है। तो इस वजह से केवल नामात्र की घास ही उगती है, इसलिए पशुपालन यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि फसलें उत्पादित नहीं की जा सकती। और नमी इतनी कम होती है कि यहाँ पर घास युक्त चारागाह वो भी बहुत कम होते हैं और बहुत दूर दूर होते हैं। इस वजह से इन लोगों को पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता है। जहाँ भी घास युक्त चारागाह मिलते हैं वहाँ पे ये लोग चले जाते हैं और फिर वहाँ पर
वो अपना अस्थायी निवास बना लेते हैं, ये स्थायी निवास नहीं करते हैं। तो वर्तमान समय में इनकी परिस्थिति देखें, इस क्षेत्र की स्थिति देखें तो क्या है कि वर्तमान समय में खानाबदोश पशुचारण है, ये जलवासी पशुचारण है, इसकी सीमाएं कम हो रही हैं और इस सीमाओं में परिवर्तन होता जा रहा है, लगभग कम ही होती जा रही हैं और ये लगभग स्थायी कृषि करने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जलवासी पशुचारण की क्या क्या विशेषताएं हैं और कहाँ कहाँ ये पाया जाता है और वर्तमान समय में इनमें क्या परिवर्तन आता जा रहा है। फिर अगला है व्यापारिक पशुपालन। दूसरा कृषि प्रदेश है वो है कमर्शियल लाइव स्टॉक रेंचिंग। कमर्शियल लाइव स्टॉक रेंचिंग है, इस प्रदेश के बारे में हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे मोटी मोटी विशेषताएं तो इसकी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर चूँकि पशुपालन है इसलिए कृषि नाम मात्र की होती है, कृषि नहीं होती, नाम मात्र की होती है। बस जो कृषि होती है वो पशुओं को खिलाने के लिए ही उनका उत्पादन किया जाता है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय पशुपालन ही होता है। फिर प्रत्येक क्षेत्र का जो वातावरण है वो उसकी जलवायु है वो अलग अलग होती है, तो इस वजह से वातावरण के अनुकूल हैं वो ही पशु पाले जाते हैं और उनमें भिन्नता, प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। जैसे हम देखें कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है उनमें गायों की अधिकता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये वाले जो क्षेत्र हैं इनमें भेड़ बकरियों की प्रधानता अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पर वातावरण इनके अनुकूल ही होता है। वनस्पति थोड़ी छोटी और कम मात्रा में होती है जो कि भेड़ बकरियों के पालन के लिए ही पर्याप्त हो पाती है। फिर पशु पालते हैं तो पशुओं से जो प्राप्त उत्पाद हैं जैसे ऊन, मांस, दुग्ध पदार्थ, खाल, फर, ये सब वस्तुएं ही निर्यात की वस्तुएं होती हैं, इन्हीं का निर्यात किया जाता है। और जलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण, इसका सबसे बड़ा अंतर ये है कि जलवासी पशुचारण में स्थायी रूप से कृषि नहीं की जाती, जबकि व्यापारिक पशुपालन में चरागाह होते हैं बड़े बड़े और उन चरागाहों में स्थायी कृषि की जाती है, स्थायी पशुपालन किया जाता है। वहीं पे मकान बनाए जाते हैं पशुओं के लिए भी, वहीं पे सुविधाएं होती हैं उनकी, मेडिकल वगैरह सारी सुविधाएं वहीं पे स्थायी चरागाहों में उपलब्ध होती हैं। और जो पशुपालन है वो वैज्ञानिक विधियों से, वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन किया जाता है। जैसे कि अगर मतलब अगर जानवरों को कोई बीमारी है तो उस बीमारी से उनकी रक्षा, या फिर उनकी नस्ल अगर अच्छी नहीं है तो नस्ल में सुधार है। फिर जो उनके लिए चारा है वो अधिक मात्रा में और शीघ्रता से कैसे प्राप्त हो, उसके लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। फिर और अन्य जो बहुत सारी विधियां हैं उनको, उन वैज्ञानिक विधियों का पशुपालन में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ये व्यापारिक पशुपालन की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। इनके अगर हम देखें तो कुछ और विशेषताएं जैसे वातावरणीय या भौगोलिक विशेषताएं ऐसे हम देखें तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, वर्षा बहुत अधिक नहीं होती, कम ही होती है वर्षा, और कृषि योग्य भूमि है वो भी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है। बड़े बड़े चरागाह होते हैं, तो कृषि योग्य भूमि कम होने की वजह से जनसंख्या घनत्व यहाँ पे कम होता है। इस तरह के जो वातावरणीय तत्व यहाँ पर मिलते हैं, इस वजह से यहाँ पर फसलों का उत्पादन संभव नहीं हो पाता है। फसलों का उत्पादन संभव नहीं हो पाता, इसलिए फिर यहाँ पर पशु पाले जाते हैं जो कि व्यापारिक उद्देश्य से पाले जाते हैं। जनसंख्या घनत्व अधिक नहीं होने के कारण एक कारण यहाँ पे यह भी है कि ये जो पशुपालन व्यवसाय है वो अधिक जनसंख्या का भरण पोषण नहीं कर सकता है। धार्मिक प्रतिबंध इन क्षेत्रों में किसी तरह का नहीं होता। इन क्षेत्रों में यातायात के साधनों का जाल बिछा हुआ होता है, पूंजी का पर्याप्त विनियोग होता है। तो इस तरह के ये जो व्यापारिक पशुपालन है ये आधुनिक सभ्यतावादी खाद्य प्रवृत्तियों का परिणाम है, कि जिसमें कि वनस्पति पर आधारित खाद्य पदार्थों को छोड़कर पशु आधारित खाद्य पदार्थों की ओर विचलन होता जा रहा है। ये व्यापारिक पशुपालन है। इसके जो मुख्य प्रदेश कौन कौन से हैं, किन क्षेत्रों में ये पाया जाता है, इस मैप में हम देख सकते हैं। एरियाज ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। सबसे पहला प्रदेश हम देखें इधर पश्चिम में उत्तरी अमेरिका, तो
उत्तरी अमेरिका के जो पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा है, इनका जो प्रेरी प्रदेश है वो, और मेक्सिको का जो उत्तरी भाग है वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा फिर देखें हम दक्षिणी अमेरिका है, वहाँ पे अर्जेंटीना, उरुग्वे, दक्षिणी ब्राज़ील, इन क्षेत्रों में व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार पंपास प्रदेश और पेटागोनिया जो एक क्षेत्र है वहाँ पे हुआ है। फिर अगला प्रदेश हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन क्षेत्रों में भी ये व्यापारिक पशुपालन, भेड़ बकरियां का या गायों का व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। इनके अलावा एक ये मध्य एशिया में भी एक कुछ क्षेत्र हैं ऐसे हैं जहाँ पर व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। फिर अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में इस तरह का पशुपालन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये थे व्यापारिक पशुपालन के क्षेत्र। आगे के जो शेष कृषि प्रदेश हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।